हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपको एसआईपी अपने गोल अचीवमेंट तक हमेशा कंटिन्यू करते रहने चाहिए या फिर मार्केट मूवमेंट्स के हिसाब से मार्केट टाइमिंग के बेनिफिट्स उठाते रहने चाहिए। ये अक्सर एक कंफ्यूजन रहती है रिटेल इन्वेस्टर्स में कि जब मार्केट बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाती है तो वो एसआईपी पॉज कर देना चाहते हैं और कुछ दिन वेट करने के बाद मार्केट में वापस आना चाहते हैं। तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या ये स्ट्रैटेजी बेटर काम करती है या रेगुलर इन्वेस्टिंग विदाउट एनी मार्केट टाइमिंग भी आपके लिए अच्छा वर्क कर सकती है। इस सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे इन सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। So without taking any more of your time, let's get started. दोस्तों, अपनी इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले हम कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस, कुछ डेटा एविडेंस पे नजर डालते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स आप देख रहे हैं, इन सभी पे हम एक एक करके डिटेल डिस्कशन करते हैं। इस चार्ट का टाइटल है टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम इन द मार्केट। या आपने कई बार सुना होगा टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम इन द मार्केट। यहाँ पे S&P 500 जो कि यूएस का, अमेरिका का एक बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है। जैसे इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स बहुत पॉपुलर है, वैसे यूएस में डाउ, S&P 500, नैस्डैक वगैरह बहुत पॉपुलर है। तो S&P 500 की रिटर्न यहाँ पे दिखाई हुई है कि अगर आप 1998 से 1998 से 2017, तो ये करीबन 20 सालों का टाइम पीरियड है, 19-20 सालों का टाइम पीरियड है। तो इस 20 साल के टाइम पीरियड में अगर आप थ्रू आउट इन्वेस्टेड रहते तो ये S&P 500 इंडेक्स का रिटर्न रहा है 7.2% एनुअल बेसिस पे। तो कैगर रिटर्न उसका 7.2% है। लेकिन आप अगर थोड़ा मार्केट टाइमिंग ट्राई करते कि मैं नीचे जब मार्केट आए तो मैं ले लूं और जब ऊपर मार्केट रहे तो मैं बेच दूं। तो अगर आप टारगेट करते कि जब भी मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट अप हो रही है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं उसको सेल करके बाहर वापस आ जाऊं और फिर जब नीचे आएगी मार्केट तो मैं तब इन्वेस्ट करूंगा। तो वो अगर आपकी स्ट्रेटजी रहती है और अगर आप इस 20 साल के पीरियड में, करीबन 19-20 साल के पीरियड में, आप अगर एक्सक्लूडिंग टॉप 10 डेज, तो मार्केट जब भी टॉप 10 डेज ऊपर गई इन 20 साल के पीरियड में, वो 10 दिन आप अगर मिस कर जाते हो और आप कभी और सेल करते हो, उस 10 दिन को छोड़ के कभी और सेल करते हो, तो आपकी रिटर्न 7.2% से घट के 3.5% हो जाती। 3.5% कैगर रिटर्न इफ यू एक्सक्लूड द टॉप 10 डेज वेयर द मार्केट वेंट अप। टॉप 10 डेज की बजाय आप अगर टॉप के 20 दिन छोड़ देते हो, 20 दिन जो मार्केट की टॉप थी इस 20 सालों में, उस पर आप अगर सेल नहीं करते हो, आप अगर मार्केट टाइमिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी रिटर्न 7.2% से घट के हो जाती है 1.2%। उसी तरह आप अगर 30 दिन मिस कर जाते हो, जो टॉप 30 डेज थे सेल करने के लिए, वो आप अगर मिस कर जाते हो तो आपकी रिटर्न नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव 0.9% कैगर। और आप अगर 40 दिन मिस कर जाते हो, जो टॉप के 40 दिन थे, तो आपकी रिटर्न हो जाती है -2.8%। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट टाइमिंग हैज नॉट वर्कड इन द पास्ट। मार्केट टाइमिंग भले ही कुछ लोगों के लिए कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए काम कर जाए, बट कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप यहाँ पे इस चार्ट में देख सकते हैं कि किसी के लिए भी मार्केट टाइमिंग कंसिस्टेंटली काम नहीं करती है। ये तो यूएस के मार्केट की बात हो गई। हम निफ्टी की बात करते हैं। अगर निफ्टी में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 1999 में, करीबन अभी से 21 साल पहले आपने अगर निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता, तो आज उसकी वैल्यू, अगर आप इन्वेस्टेड रहते थ्रू आउट, तो आज उसकी वैल्यू होती करीबन 3.5 लाख। अगर आपने निफ्टी के जो 2 बेस्ट दिन थे बेचने के लिए, वो अगर मिस कर दिया होता, तो आपकी वैल्यू होती 2,68,000। अगर आपने 4 दिन मिस कर दिए होते, जो 4 दिन बेस्ट सेलिंग डेज थे उसको मिस कर दिया होता, तो वैल्यू होती करीबन 2,15,000 के आसपास। अगर 6 दिन मिस कर दिए होते तो आपकी वैल्यू होती 1,81,000। अगर 8 दिन मिस कर दिए होते तो आपकी वैल्यू होती करीबन 1,50,000 के आसपास। और अगर 10 बेस्ट डेज मिस कर दिए होते तो आज आपकी वैल्यू होती उस 1 लाख की 1,33,000, 1,34,000 के आसपास।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डेज मिस करते जाते हो, जो टॉप सेलिंग डेज हैं, जहां पे कि आप मार्केट टाइमिंग करके निकल जाना चाहते हो, बुल मार्केट में मार्केट से निकल जाना चाहते हो, तो वो सारे दिन आप अगर मिस कर देते हो तो आपकी वैल्यू कहां से घट के कहां हो जाती है, ऑलमोस्ट 1/3 हो गई है वैल्यू, अगर आप 10 बेस्ट डेज मिस कर जाते हो तो। यहाँ पे हमने 1998 से 2017 का डेटा देखा था। अगर और भी थोड़ी लंबी पर्सपेक्टिव की बात करें, 1980 से 2015, ये करीबन 35 साल का टाइम पीरियड है। उस 35 साल में अगर S&P 500 में, सेम जो इंडेक्स यूएस वाला इंडेक्स है, S&P 500 की हम बात करें, तो अगर फुल पीरियड आप इन्वेस्टेड रहते, इस पूरी 35 साल में आप अगर इन्वेस्टेड रहते, तो आपकी कैगर आती 12.5% की कैगर, 12.5% एनुअल रिटर्न आपकी आती अगर आप इस पूरे 35 साल में इन्वेस्टेड रहते। लेकिन आप अगर 20 जो बेस्ट अप डेज थे, बिगेस्ट अप डेज थे, यानी बिगेस्ट सेलिंग डेज के हिसाब से जो बेस्ट 20 डेज थे, वो अगर आप मिस कर देते हो तो 12.5% से रिटर्न घट के हो जाती है 7.2%, ऑलमोस्ट आधी। अगर आप 40 बिगेस्ट अप डेज मिस कर देते हो तो आपकी रिटर्न घट के हो जाती है 3.7%, और अगर आप 50 बिगेस्ट अप डेज मिस कर देते हो तो आपकी वैल्यू घट के हो जाती है 2.2%। तो कहां 12.5% और कहां 2.2%। अगर आप 20 सालों के 1999 से 2018 के पीरियड की, जैसा हमने यहाँ पे निफ्टी में देखा था कि 20-21 साल पीरियड के लिए आप अगर इन्वेस्टेड रहते हो तो क्या आपकी वैल्यू रहती है, उसी तरह यहाँ पे 20 सालों का पीरियड है S&P 500 जो यूएस का इंडेक्स है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप पूरी इस 20 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहते, $1,00,000 आपने उसमें लगाया होता अगर, तो इस 20 साल के पीरियड के बाद उसकी वैल्यू होती करीबन $300,000, तो $3 लाख के आसपास। $1,00,000 आपने इन्वेस्ट किए, 20 सालों के बाद उसकी वैल्यू होती करीबन $3 लाख के आसपास। अगर आपने टॉप के 5 दिन मिस कर दिए होते तो आपकी वैल्यू घट के हो जाती करीबन $2 लाख के आसपास। तो $3 लाख से डायरेक्टली $2 लाख हो जाती अगर 5 दिन मिस कर दिए होते। अगर आपने टॉप के 10 दिन मिस कर दिए होते तो आपकी वैल्यू घट के हो जाती करीबन $1.5 लाख के आसपास। अगर 15 दिन मिस करे होते तो $1,17,000 के आसपास। अगर 20 दिन मिस कर दिए होते तो करीबन 94,000 $94,000। तो ऑलरेडी आपकी इन्वेस्टमेंट थी 100,000 यानी कि $1,00,000, और वो घट के हो जाती अगर आपने टॉप के 20 दिन मिस कर दिए तो आपकी वैल्यू, अप्रिशिएशन तो छोड़ दो, आपकी जो प्रिंसिपल थी वो भी घट के कम हो जाती, $94,000 के आसपास बचती। और अगर आपने टॉप के 25 दिन मिस कर दिए होते, सेलिंग वहां पे मिस कर दी होती, तो आपकी वैल्यू हो जाती $1,00,000 की वैल्यू घट के हो जाती $76,000। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट टाइमिंग हैज नॉट वर्कड एट ऑल इन द पास्ट कंसिस्टेंटली। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ छोटे टाइम पीरियड्स में, कुछ ओकेजनली स्पोरेडिक मोमेंट्स में, ओकेजनली कभी कभी मार्केट टाइमिंग ऑफ कोर्स काम करेगी, लेकिन आप उसको एज अ स्ट्रेटजी नहीं अपना सकते हो कि मैं हर समय मार्केट टाइमिंग मेरे लिए कंसिस्टेंटली काम करे। ये या तो आप बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हो या बहुत ज्यादा लकी हो, तभी आपके लिए काम करेगी। हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, रेगुलर इन्वेस्टर्स, नॉर्मल लोगों के लिए मार्केट टाइमिंग ने काम नहीं किया है। ये सारे चार्ट चीख चीख के आपको यही बता रहे हैं। तो अगर आपने केवल जो टॉप के 10 दिन थे मिस कर दिए तो आपकी रिटर्न हाफ हो जाती है। इन सभी चार्ट्स में आप वीडियो पॉज करके आराम से इन फिगर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे मार्केट टाइमिंग ने पास्ट में कंसिस्टेंटली काम नहीं किया है। एंड रिमेनिंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम हैज वर्कड फॉर एवरीवन। सबके लिए, अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो, अगर आप लंबे समय में इन्वेस्टेड रहते हो, मार्केट टाइमिंग से दूर रहते हो, नीचे खरीद के ऊपर बेचने की आपकी, अगर आपकी ट्रेडिंग मेंटालिटी नहीं रहती है, ट्रेडिंग एटीट्यूड नहीं रहता है, तो इट हैज वर्कड इन द पास्ट फॉर यू। ऑल ऑफ दीज चार्ट्स शो दैट। अब एक और बात है जो बहुत ही एसेंशियल बात है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो डेट में हो या फिर इक्विटी में हो, किसी भी चीज में हो, ऐसी चीजें जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीज में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो व्हाट यू कैन कंट्रोल, आपके कंट्रोल में क्या क्या है। रिस्क, कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना इक्विटी में एक्सपोजर ले रहे हो, कितना डेट में एक्सपोजर ले रहे हो, कितना फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो एकदम सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ये सारे रिस्क के पैरामीटर्स हैं जो आप डिसाइड करते हो। फिर कॉस्ट, आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर पीएमएस में इन्वेस्ट करते हो जिनकी एक्सपेंस रेशियो काफी हाई होती है। आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो जिसकी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है, जिनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो जिसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ी ज्यादा होती है, या फिर आप पीएमएस में और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं एआईएफ्स, उसमें इन्वेस्ट करते हो जिसमें की एक्सपेंस रेशियो थोड़ी और ज्यादा होती है। तो कॉस्ट कितनी होती है ये आप डिसाइड करते हो, ये आप डिसाइड करते हो कि आपके लिए क्या सूटेबल है,
आपके लिए म्यूचुअल फंड सुटेबल है, एक्टिव म्यूचुअल फंड सुटेबल है, या फिर इंडेक्स फंड सुटेबल है, पीएमएस सुटेबल है, एआईएफ सुटेबल है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो कॉस्ट इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल। टाइम, कितनी समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करते हो एट ए यंग एज, और एट ए रिलेटिवली यंग एज आप अगर इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, तो टाइम इज अंडर योर कंट्रोल। और टाइम का बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है। पहले की कितनी सारी वीडियोस में हमने ये देखा हुआ है कि कंपाउंडिंग के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो टाइम होता है। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया वो तो मैटर करता ही है, बट उतना ही, या मैं कहूंगा कि उससे भी ज्यादा मैटर ये करता है कि आपने कितना टाइम दिया है अपने इन्वेस्टमेंट को। तो टाइम भी आपके कंट्रोल में। तो रिस्क आपको कितना लेना है ये आपके कंट्रोल में है। कॉस्ट कितनी आप इनकर करना चाहते हो, कितनी आप एक्सपेंस रेशियो पे करना चाहते हो, ये आपके कंट्रोल में है। और आप कितना टाइम दे सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए, ये भी आपके कंट्रोल में। तो ये तीनों चीजें आपके कंट्रोल में। आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? रिटर्न्स, कितनी रिटर्न आएगी। यहां तक कि डेट इंस्ट्रूमेंट से भी कितनी रिटर्न आएगी आपके कंट्रोल में नहीं है। यहां तक कि ऐसे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि पीपीएफ, पीपीएफ में भी कितनी रिटर्न आएगी वो आपके हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट क्वार्टरली बेसिस पे उसको, उस रेट को चेंज करती रहती है। तो यू हैव नो कंट्रोल ओवर रिटर्न्स। तो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में जब आपके पास रिटर्न्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो इक्विटी की बात करना ही बेकार है। तो इक्विटी में तो ऑब्वियसली आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कितनी रिटर्न आएगी। यहाँ पे बेयर मार्केट होगी, बुल मार्केट होगी, साइडवेज मार्केट होगी, किस तरह की मार्केट होगी, आपके कंट्रोल के अंदर कुछ भी नहीं है। तो रिटर्न्स आर नॉट एट ऑल अंडर योर कंट्रोल। हाउएवर, लेकिन होता क्या है, इन्वेस्टर्स रेयरली फोकस ऑन रिस्क, कॉस्ट और टाइम। तो जो चीजें आपके कंट्रोल में है, रेयरली इन्वेस्टर्स उस पर फोकस करते हैं। और उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल है, हमारे जैसे सभी रिटेल इन्वेस्टर्स, सारे इन्वेस्टर्स शामिल हैं। तो रिस्क, कॉस्ट और टाइम, ये तीनों चीजें जो हमारे कंट्रोल में है, जिसपे हमें फोकस करना चाहिए, जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, उन पे फोकस हमारा कभी नहीं रहता है। हम हमेशा बात करते हैं रिटर्न्स की, कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके मैं इतना रिटर्न कमा लूंगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करके मैंने इतने रिटर्न कमा लिए, 15%, 20% कमा लिया, मार्केट टाइमिंग करके मैंने इतना पैसा कमा लिया। तो सब लोग आपको अपनी सक्सेसेस दिखाते हैं, लेकिन कोई भी अपने फेलियर्स आपको नहीं दिखाता। कोई भी ये नहीं बताता कि मेरा तो इतना लॉस हो गया यार, मैंने ये पुट ऑप्शन बेचा था और मुझे इसकी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ी, इतने पैसे मेरे पास थे नहीं तो उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ा, इतना लॉस हो गया, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया। ये सब आपको कोई नहीं दिखाता। तो अपनी जो सारी खामियां हैं, सारी जो फेलियर्स हैं, वो आपको खोल के कोई नहीं दिखाता। आपको बस डींगे हाँकते हैं कि मैंने इस ऑप्शन में इतना कमाया, इस फ्यूचर में इतना कमाया, इस शॉर्ट टर्म ट्रेड में इतना कमा लिया और दुनिया जहां जीत लिया। तो ये सब बस बातें आपको सुनाई जाती हैं, आपको कंफ्यूज, आपको अम्यूज करने के लिए, लेकिन आपके लिए ये सब काम नहीं करेंगी इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में काम कर सकती हैं, मैं अग्री करता हूँ। आप कुछ ट्रेड्स में ऑब्वियसली फायदा उठा सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप अपनी नौकरी वगैरह छोड़ के यही सब करो, तो ठीक है, आपके लिए गुड फॉर यू। इफ दैट इज वॉट यू प्रेफर और इफ दैट इज वॉट इंटरेस्ट यू, तो अच्छी बात है, आप जरूर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको फायदे होते हैं, अगर आप स्किल्स सीख जाते हो, अगर आप अर्न कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। बट जहां तक हम में से ज्यादातर लोगों की बात है, तो हमारे पास न तो टाइम है और ना तो इतना इंटरेस्ट है कि हम अपनी रेगुलर जॉब छोड़ के ये सब करें, या फिर हमारी कुछ दूसरी हॉबीज हैं हम उनको परस्यू करना चाहते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट या टाइम नहीं है ये सब करने का, तो हमें रिटर्न्स पे, हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे, शॉर्ट टर्म लॉसेस पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जहां तक हम बात करते हैं, तो हमने पिछले सारे चार्ट्स में देखा कि लॉन्ग टर्म में मार्केट टाइमिंग हैज नॉट वर्क दैट वेल। लॉन्ग टर्म में हमेशा स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम हैज वर्कड। जो हमने एक सेइंग भी देखी कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। तो मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि continuing your SIP is more about maintaining good habits until goal achievement and avoiding the market timing / trading attitude। तो SIP करना आपकी मर्जी है, राइट? क्योंकि आप SIP रोक भी सकते हो, आपको अगर कंफर्टेबल ना हो, या फिर बहुत लोगों के पास कैश फ्लो भी नहीं होती है। जैसा हमने देखा है कि आजकल की क्या सिचुएशन है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कोविड के कारण बहुत बुरी इन्वायरमेंट क्रिएट हुई है जॉब मार्केट में, तो बहुत लोगों के पास तो कैश फ्लो ही नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आपके कंट्रोल में वो चीज नहीं है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो रेगुलरली, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पॉज योर SIP। दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर आपके कंट्रोल में है, तो फिर आपके पास चॉइस है कि आप पॉज कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो कि मार्केट नीचे फिर से जाएगी, तब मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। आप रिसेंट एग्जाम्पल ही ले लो ना। अब जब मार्केट मार्च में 7500 गई थी, तो लोग कह रहे थे कि मार्केट 6000 4000 जाएगी,
और बहुत लोगों ने अपनी एसआईपी रोक दी, मार्केट से पैसा निकाल लिया ये सोच के। तो उसमें दो तरह के लोग थे। एक तो थे जो जिन्होंने ये कहा कि यार ये इक्विटी मार्केट से मुझे कुछ करना ही नहीं है, इससे कोई वास्ता ही नहीं रखना मेरा, इतना लॉस करा दिया, निकलो यहाँ से, और मैं फिर लौट के इक्विटी मार्केट में कभी देखूंगा भी नहीं। तो एक तो वो लोग थे। दूसरी तरह के लोग वो थे जो ये कह रहे थे कि हाँ ठीक है, इक्विटी मार्केट तो वॉलेटाइल होता ही है, लॉन्ग टर्म में इसकी पोटेंशियल मुझे दिखती है, बट अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल है और मार्केट इतना नीचे चला गया है, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा, इसलिए मैं अभी निकाल ले रहा हूं, मैं बाद में पैसे डालूंगा। मुझे पैसे तो बनाने हैं इक्विटी मार्केट्स में, लेकिन अभी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि अभी मार्केट नीचे जाएगी, बाद में मैं पैसा लगाऊंगा। तो जो ये सेकंड टाइप के लोग हैं वो तो अभी तक वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो 8,000 और 7,500 के लेवल पे निफ्टी से निकल गए तो अभी तक तो उन्हें मौका नहीं मिला है मार्केट में वापस आने का, और अब उन्हें शायद फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग आ रही होगी कि यार अब तो निफ्टी 11-12 हजार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो अभी क्या करूं मैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं कि आप एसआईपी अपनी कंटिन्यू करो या ना करो, इट इज मोर अबाउट मेंटेनिंग गुड हैबिट्स। आपकी अगर कुछ आदतें अच्छी बनी हुई हैं, आपने बहुत दिनों से अपनी इन्वेस्टमेंट लगातार कंटिन्यू की हुई है, आप बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट इज अबाउट मेंटेनिंग गुड हैबिट्स। और जैसे ही आप ये हैबिट तोड़ते हो, तो मेरी ऐसी कंसर्न है, मेरी ऐसी ओपिनियन है कि शायद अगर आप ये हैबिट तोड़ देते हो तो एक मार्केट टाइमिंग और ट्रेडिंग की जो एटीट्यूड है, ये जो मेंटालिटी है कि बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, ये शॉर्ट टर्म में तो काम करती है लेकिन लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती है, ये हमने देख लिया। ये इसके बारे में तो डेटा इसको प्रूव करती है। तो ये इट इज नॉट एन ओपिनियन, इट इज अ फैक्ट। तो अगर आप ये हैबिट तोड़ देते हो, अगर आप अपनी कंटिन्यूअस एसआईपी की हैबिट तोड़ देते हो, हर मंथ इन्वेस्ट करने की हैबिट तोड़ देते हो, तो इससे आपके अंदर एक मार्केट टाइमिंग की एटीट्यूड पैदा हो सकती है, जो शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको हर्ट करे या ना करे, वो अलग बात है, बट लॉन्ग टर्म में आपको हर्ट कर सकती है। ये बस मेरी चिंता है कि अगर हम ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं, ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, ऐसी मेंटालिटी हमारी, ऐसी एटीट्यूड अगर हमारे दिमाग में डेवलप हो जाती है, तो हमें लॉन्ग टर्म में ये हर्ट कर सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एसआईपी को कंटिन्यू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये हैबिट तोड़ देते हो, अगर आपकी ये अच्छी आदत टूट जाती है, तो मेरी ऐसी आशंका है, मेरा ऐसा डर है पर्सनली कि हो सकता है आप में ये मार्केट टाइमिंग वाली एटीट्यूड आ जाए कि भाई लो सेल हाई, मैं वेट करूंगा, कोई बात नहीं। आप एक डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, आप एसेट एलोकेशन पे फोकस नहीं करते हो, आप रिस्क मिनिमाइजेशन पे फोकस नहीं करते हो, आप हमेशा इस चीज पे फोकस करते हो कि कब मैं मार्केट से निकल जाऊं और कब मैं मार्केट में घुसूं। तो दैट हैज नॉट वर्कड इन द पास्ट, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी मोस्ट लाइकली वो वर्क नहीं करेगा। आप ओकेजनल मार्केट टाइमिंग को यूज कर सकते हो एज ए रिस्क मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजी। जब मार्केट बहुत नीचे जाती है तो आप एडिशनल मनी पंप कर सकते हो मार्केट में, आप उस मार्केट लेवल पे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो एज ए रिस्क मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजी। क्योंकि मार्केट जब लो लेवल्स पे, जैसे जैसे लोअर 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 लेवल्स पे जाता जाता है, तो आपकी जो रिस्क होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि मार्केट के ऑलरेडी इतने डिफ्लेटेड लेवल्स पे, इतने लो लेवल्स पे, इतने डिस्काउंटेड लेवल्स पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपकी जो डाउनसाइड होती है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, बहुत लिमिट हो जाती है। मार्केट कितना नीचे जाएगा यार, मतलब अगर 8,000 पे मार्केट चला गया था मार्च के अंदर, तो हो सकता है 6,000 चला जाता, हो सकता है 4,500-5,000 भी चला जाता, बट कितना, अब वो 12,000 से 8,000 पहुंच गया, तो अब 8,000 से 4,000 तो नहीं पहुंच जाएगा ना, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता है तो उसकी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम होती जाती है। तो you can use market timing as a risk minimization strategy, not as a return enhancing strategy। आपकी रिटर्न आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, और स्पेशली शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट और नीचे चली जाए, तो आपकी रिटर्न हो सकता है, मार्केट थोड़ी साइडवेज रहे, मार्केट नीचे जाए, तो आपकी रिटर्न आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन आपकी रिस्क मिनिमाइज हो जाएगी। आपकी जो एवरेज कॉस्ट होगी, आपकी जो यूनिट्स की एक्विजिशन की एवरेज कॉस्ट, या फिर स्टॉक्स की एक्विजिशन की एवरेज कॉस्ट, ये सारी जो आपकी कॉस्ट होगी, एवरेज कॉस्ट होगी, नीचे आ जाएगी, तो आपकी रिस्क काफी कम हो जाएगी, कि आपकी डाउनसाइड रिस्क काफी कम हो जाएगी। सो यू कैन यूज मार्केट टाइमिंग, ओकेजनल मार्केट टाइमिंग। अब ऐसे मौके तो हमेशा आते नहीं, ये हर साल शायद एक मौका आता होगा, या 5 साल में एक दो मौके आते होंगे, या 10 साल में एक दो ऐसे बड़े मौके आते होंगे जब मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट आती है कि जब आपको ऐसे लमसम इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिलते हैं। तो ये ओकेजनली ही मौका ये मिलता है, तो यू कैन यूज दिस मार्केट टाइमिंग ओकेजनली एज अ रिस्क मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजी, बट देर इज नो गारंटी ऑफ रिस्क एनहांसमेंट। ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्क एनहांस हो ही जाएगी, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि किस मार्केट लेवल पे आपने एंटर किया, किस मार्केट लेवल पे आपने एग्जिट किया, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी
रिटर्न क्या होगी। लेकिन रिस्क आपकी इररिस्पेक्टिव कि आपने किस मार्केट लेवल पे एग्जिट किया, आपकी रिस्क कम हो जाएगी क्योंकि आपने ऐसे मार्केट लेवल पे एंटर किया जिसमें कि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड थी। तो होपफुली ये पॉइंट मैं अच्छे से आपको कन्वे कर पाए। और जहां तक मार्केट टाइमिंग की बात है, ये एक बहुत ही फैसिनेशन होता है कि मैं मार्केट टाइमिंग कर पाऊं। तो आप मार्केट टाइमिंग ऑटोमेटिकली कर रहे हो। अगर आप रीबैलेंसिंग और एसेट एलोकेशन को फॉलो कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली मार्केट टाइमिंग कर रहे हो। तो वो कैसे हो रहा है, मैं क्विकली आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। किसी साल के लिए, किसी गोल के किसी साल के लिए आपने सोचा हुआ है कि आपकी एसेट एलोकेशन 60-40 होनी चाहिए, 60% इक्विटी में, 40% डेट में। तो अगर मार्केट ने किसी साल बहुत ही बम्पर रिटर्न्स दिए, बुल मार्केट थी, रेजिंग बुल मार्केट, और एकदम शानदार रिटर्न स्टॉक मार्केट ने आपको प्रोवाइड किए, तो आपकी जो 60% थी वो बढ़ के हो सकता है कि 68%, 70% हो जाए आपकी टोटल पोर्टफोलियो की। तो आप अपनी रीबैलेंसिंग और एसेट एलोकेशन में क्या करोगे, उस 68%, 70% को पुल बैक करोगे, उसको शेव ऑफ करके 60% फिर से ले आओगे, क्योंकि आपकी जो डिजायर्ड एसेट एलोकेशन है, आपकी जो प्रेफर्ड एसेट एलोकेशन है, वो 60-40 है। तो आपने क्या किया, ये जो 8-10% की आपकी प्रॉफिट्स थी, आपकी जो इन्फ्लेट हो गई थी वो पोर्टफोलियो एलोकेशन, उसको घटा के आपने डेट में डाल दिया। तो आपने क्या किया, बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग की, राइट। तो मार्केट टाइमिंग में होता क्या है, यही तो होता है ना, लोग बाय लो और सेल हाई करना चाहते हैं। तो आपने यही किया, सेल हाई किया, क्योंकि जब मार्केट बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड थी, बुल मार्केट थी, तो आपने अपनी इक्विटी एसेट्स को सेल कर दिया और डेट में शिफ्ट हो गए। उसी तरह ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर किसी साल आपने फिक्स किया हुआ कि आपकी एलोकेशन 60-40 होनी चाहिए, 60% इक्विटी, 40% डेट, उस साल मार्केट काफी नीचे चली गई, लेट्स से मार्केट काफी डिप कर गई, बेयर मार्केट हो गई, या फिर कुछ ऐसी इवेंट हो गई जिसके कारण मार्केट काफी नीचे चली गई। उस साल आपकी इक्विटी एलोकेशन हो सकता है कि 50-52% हो जाए, राइट। 60% से घट के 50-52% हो जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे चली गई। तो आपका डेट पोर्टफोलियो तो अच्छा रहेगा, मोस्ट लाइकली हेल्दी ही रहेगा, बट इक्विटी पोर्टफोलियो काफी कम हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि चूंकि आपने डिसाइड किया हुआ कि 60-40 की एलोकेशन है, तो आप डेट से पैसा निकालोगे, जो आपकी 40% थी वो बढ़ के अगर 48% हो गई है और इक्विटी 52 हो गई है, तो 48% को 40 लाने के लिए आप 8% अपने डेट से पैसा निकालोगे और इक्विटी मार्केट में डाल दोगे, ताकि वो 52 बढ़ के 60% हो जाए, राइट। तो ये 8% इधर से उधर शिफ्ट होगा। तो जब आपने 8% डेट से निकाल के इक्विटी में डाला, तो आपने बेसिकली क्या किया, बाय लो किया। आपने नीचे के लेवल्स में इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट किया। तो यही तो मार्केट टाइमिंग होती है, बाय लो सेल हाई। पहला वाला केस जो हमने डिस्कस किया, जिसमें मार्केट बुल मार्केट था, इक्विटी मार्केट बुल मार्केट था, उसमें आपने सेल हाई किया। और दूसरा वाला केस जिसमें बेयर मार्केट था, उसमें आपने बाय लो किया। तो बाय लो सेल हाई, यही तो पूरा फंडा है, यही तो पूरा गेम है मार्केट टाइमिंग। तो अगर आप रीबैलेंसिंग और एसेट एलोकेशन एक डिसिप्लिन्ड वे में कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली मार्केट टाइमिंग कर रहे हो। तो आपको अलग से मार्केट टाइमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी एसआईपी को चलने दो। जब भी ऐसे मौके आए, अगर मार्केट बहुत बुल रन में हो, तो आप मार्केट से पैसे निकाल लो, इक्विटी मार्केट से, और डेट में डाल दो। और मार्केट जब बहुत डिप्रेस लेवल्स पे हो, डिफ्लेटेड लेवल्स पे हो, तो आप डेट से निकाल के पैसे इक्विटी मार्केट्स में डाल दो। तो आपकी एसेट एलोकेशन हो गई और उसी बहाने आपकी मार्केट टाइमिंग भी हो गई। तो अलग से कोई मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। आपकी एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग के थ्रू ही ये मार्केट टाइमिंग हो जाती है आपकी हर साल। तो मेरी ओवरऑल थॉट्स ये हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। बुल और बेयर, नो मार्केट लास्ट फॉर एवर। किसी भी तरह की मार्केट हो, चाहे वो बुल मार्केट हो, दैट डज नॉट लास्ट फॉर एवर। कभी ना कभी उसमें गिरावट आनी है, करेक्शन आनी है। वो डीप करेक्शन हो सकती है, माइल्ड करेक्शन हो सकती है, बेयर मार्केट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट करेक्शन आएगी। उसी तरह आप अगर बेयर मार्केट में हो, तो दैट विल ऑल्सो नॉट लास्ट फॉर एवर। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा के लिए वो 5-8-10 साल के लिए बेयर मार्केट रहने वाली है, ऐसा नहीं होगा। कभी ना कभी बुल मार्केट आएगी, रिटर्न टू द मीन होगा और मार्केट करेक्ट करेगी। तो यू शुड ऑलवेज कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। यहीं पे आपको एसेट एलोकेशन बहुत मदद करता है, क्योंकि आप एक अच्छे परफॉर्मिंग एसेट क्लास से पैसे निकाल के एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लास में डालते हो, एंड दैट हेल्प्स यू मैनेज योर रिस्क एंड रिटर्न इन फॉर द लॉन्ग रन। दूसरी बात यह है कि यू एज अ रिटेल इन्वेस्टर हैव एनफ थिंग्स टू वरी अबाउट। हम आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, बनाना रिपब्लिक है, राइट। आम जनता है हम लोग। तो आम जनता के पास इनफ चीजें हैं वरी करने के लिए। हमारी करियर है, प्रोफेशन है, ओवरऑल लाइफ है, फैमिली है,
बहुत सारी चीजें हमारी हॉबीज हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हमारी इंटरेस्ट हैं। हमारी केवल एक चीज नहीं है कि बस पैसा ही कमाना है और केवल शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है। पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है, वो सब सब करना है। बट उसके साथ और भी चीजें हैं जिसमें हम इन्वॉल्व होंगे। हम फैमिली को पीछे नहीं छोड़ सकते, हम अपनी हॉबीज पे कट बैक नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि बाकी सारी चीजें छोड़ो, बस मुझे शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने हैं, मार्केट टाइमिंग करके जैसे भी हो, बट मुझे पैसा 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 कमाना है। लाइफ में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, करियर, लाइफ, फैमिली, सब कुछ है, सब कुछ आपको लेके चलना है। तो यू डोंट नीड अनदर वेरिएबल टू फ्रेट अबाउट, टू वरी अबाउट। आपको एक और चीज नहीं चाहिए, नई चीज नहीं चाहिए। यू हैव एनफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। आपके पास एनफ चीजें हैं, एनफ टेंशन है लाइफ की। तो आप इन्वेस्टिंग में एक और वेरिएबल क्यों ऐड करना चाहते हो, ये मार्केट टाइमिंग का? और हमने देखा कि मार्केट टाइमिंग वर्क भी नहीं करता है, तो व्हाई डू यू वांट टू फ्रेट अबाउट, वरी अबाउट, वेस्ट टाइम ऑन समथिंग दैट डजंट इवन वर्क? ऐसा भी होता है कि हाँ, मार्केट टाइमिंग से बहुत फायदे होते हैं यार। मार्केट, अगर मैं मार्केट टाइमिंग ना करूं, रेगुलर इन्वेस्टिंग करूं, तो मुझे 12% के रिटर्न मिलते हैं। मार्केट टाइमिंग करूं तो मुझे 20% के रिटर्न मिलते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। हमने देखा कि मार्केट टाइमिंग से एक्चुअली आपकी जो टोटल रिटर्न है वो कम हो जाती है इन द लॉन्ग रन। तो जो चीज वर्क भी नहीं करती है, जो चीज काम भी नहीं करती है लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम में, फिर, और मैं फिर से कह रहा हूं, शॉर्ट पीरियड्स में काम कर सकती है और कुछ खास लोगों के लिए कुछ इंस्टेंसेस में काम कर सकती है, लेकिन हमेशा काम नहीं करती है। और लॉन्ग पीरियड्स में तो एकदम भी काम नहीं करती। ये हमने कई सारे चार्ट्स देखे, यूएस के भी देखे, यूएस मार्केट्स के भी देखे, और निफ्टी का भी चार्ट देखा, इंडियन मार्केट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की भी हमने बात की। तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में इसने काम नहीं किया है पास्ट में, और फ्यूचर में भी करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नोबडी हैज अ क्रिस्टल बॉल, सरप्राइज सरप्राइज। तो किसी के पास भी क्रिस्टल बॉल नहीं है। ये जो मिथिकल क्रिस्टल बॉल जिसमें आप आगे भविष्य देख सकते हो, फ्यूचर देख सकते हैं, वो किसी के भी पास नहीं है। और एकदम भी सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है, राइट? कोई भी ये नहीं बता सकता कि मार्केट अगले साल कहाँ होगी, नीचे होगी, ऊपर होगी, या इसी लेवल पे होगी। जब मार्केट मार्च में इतनी नीचे चली गई थी तो ज्यादातर लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट अभी 4, 4.5, 5,000 पे पहुंचने वाली है, 6,000 पे पहुंचने वाली है, और ऐसा नहीं हुआ। तो जो भी प्रेडिक्ट करते हैं लोग, अक्सर वो लोग रॉन्ग होते हैं। इसलिए जो एजुकेटेड लोग हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, वो प्रेडिक्ट ही नहीं करते हैं। आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को देखेंगे जो रियली एक्सपीरियंस्ड हैं, या फिर वैसे लोग हु नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नेवर ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट्स, क्योंकि उनको पता है कि वो नहीं कर सकते हैं। मार्केट्स हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन। मार्केट्स आर गवर्न्ड बाय सो मेनी थिंग्स व्हिच यू एंड आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर। तो इसलिए किसी को जब पता ही नहीं है, तो आप इन सब चीजों में क्यों पढ़ना चाहते हो? आप क्यों टेंशन लेना चाहते हो? आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करो जब तक आपके गोल्स अचीव ना हो जाएं, और आप रेगुलर एसेट एलोकेशन फॉलो करो, रीबैलेंसिंग करते रहो रेगुलर। उसी में आपकी मार्केट टाइमिंग के जितने भी फ्लेवर्स आपको लेने हैं, जितने भी आपको मजा लेना मार्केट टाइमिंग का, वो ऑटोमेटिकली आपका फुलफिल होता जा रहा है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल व्हाट यू कैन, जैसा हमने देखा, आप 3 फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो, रिस्क, कॉस्ट और टाइम। इन तीनों को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आप इसी पे फोकस करो। जो चीज आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, रिटर्न्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप और हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें ये फोकस करना है कि हमारे गोल्स अचीव हो जाए। अगर रिटर्न्स नहीं आएंगे तो ठीक है भाई, मैं ज्यादा सेव करूंगा, या फिर जो मेरे गोल्स की जो अमाउंट है उसको मैं कम करने की कोशिश करूंगा, मैं कम में सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करूंगा, कुछ करूंगा, बट ऐसी चीज करूंगा जो मेरे कंट्रोल के अंदर है। रिटर्न मुझे 2% मिलेंगे या 20%, आई डोंट नो, लेकिन अगर 2% भी मिले तो मैं फिर भी अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करूंगा, आइदर बाय इन्वेस्टिंग मोर और कटिंग बैक ऑन माई एक्सपेक्टेशंस। तो आपको ये सब चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। लेकिन रिटर्न्स के ऊपर हमारा आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो we should only focus on the things that we can control, and we should not worry about things that we have no control over. Habits, good or bad, are addictive. आदतें अच्छी हो या बुरी, दोनों ही बहुत ही एडिक्टिव होती हैं। रेगुलर इन्वेस्टिंग इज अ गुड हैबिट, उसी तरह मेरे हिसाब से मार्केट टाइमिंग इज अ बैड हैबिट। तो दोनों में से आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर इन्वेस्टिंग में विश्वास करते हैं तो आप अपनी हैबिट को तोड़े नहीं जब तक संभव हो। अब अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती हैं जिसके चलते आपको रेगुलर इन्वेस्टिंग रोकनी पड़ती है या पॉज करनी पड़ती है कुछ दिनों के लिए, तो आप ऑब्वियसली दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल, जैसा हमने बात भी करी पहले। लेकिन अगर इफ यू कैन हेल्प इट, इफ यू कैन सपोर्ट इट, तो आपको रेगुलर इन्वेस्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए। और उसी तरह आप अगर मार्केट टाइमिंग में विश्वास रखते हो तो मोस्ट लाइकली यू विल नॉट स्विच ओवर टू रेगुलर इन्वेस्टिंग, क्योंकि जैसा हमने कहा कि अच्छी और बुरी आदतें दोनों ही बहुत ही एडिक्टिव होती हैं, उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
और जैसे हमने बात भी की कि मार्केट टाइमिंग ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं रहे हो, आप एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग के थ्रू मार्केट टाइमिंग ऑटोमेटिकली कर रहे हो, लेकिन आपकी मार्केट टाइमिंग स्पॉन्टेनियस नहीं है, आपकी मार्केट टाइमिंग रैंडम नहीं है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में आप एसेट एलोकेशन कर रहे हो, आपकी एक प्लान्ड वे में, स्ट्रैटेजिक वे में आपकी मार्केट टाइमिंग हो रही है ऑटोमेटिकली। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप जब तक आपके गोल्स अचीव ना हो जाएं तब तक अपनी एसआईपी को, चाहे वो एसआईपी हो या आप मैनुअल मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे भी, एसआईपी का मतलब मेरा ये है कि रेगुलर इन्वेस्टिंग, आप जैसे भी रेगुलर इन्वेस्टिंग कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू करते रहो जब तक आपके गोल्स अचीव ना हो जाएं। आपको मार्केट टाइमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आपके गोल्स अचीव ना हो जाएं, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में किसी को फायदा नहीं हुआ है इन द पास्ट। एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग के थ्रू ऑलरेडी आप मार्केट टाइमिंग कर रहे हो, और मार्केट में जब बहुत गिरावट आती है तो आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हो ज्यादा अमाउंट अपने एसेट एलोकेशन को फॉलो करते हुए। और मार्केट में जब बुल रन आता है, जब मार्केट में बहुत फ्रॉथ आ जाता है, तो आप एसेट एलोकेशन को फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप इक्विटी मार्केट से पैसे विड्रॉ करोगे और आपकी मार्केट टाइमिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो मेरी उम्मीद है कि मैं आपके लिए कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ला पाया, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप अपने थॉट्स और क्वेश्चंस काइंडली कमेंट्स में डालें ताकि हम एक डिस्कशन कर पाएं। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर चैनल पे, हर जगह, हर फोरम पे डिस्कस नहीं होते, पर ये उतने ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स, हमेशा इन्वेस्टर्स के दिमाग में चलते रहते हैं, जिसका जवाब हमें कन्विंसिंगली कहीं पे नहीं मिलता। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स और क्वेश्चंस डालें, ताकि हम एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाए, एक टू वे लर्निंग प्रोसेस क्रिएट कर पाए, जिसमें कि मैं आपसे सीख सकूं, आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स से सीख सकूं, और हमारी डिस्कशन से आप बेनिफिट कर पाए, ताकि हमारी जो पूरी कम्युनिटी है वो एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिट कर पाए। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग योर कमेंट्स एंड हैविंग सम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।